नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम हिंदू कानून के तहत गोद लेने की प्रक्रिया पर जानकारी देंगे। किसी भी कानून में गोद लेने के लिए गोद लेना आसान काम नहीं है। इसके बहुत सारे नियम हैं। कई बार जो गोद ले रहे हैं उन्हें इन नियमों का सामना करने में भारी परेशानी आती है। ये भी देखने में आता है कि पर्याप्त शर्तों का पालन नहीं कर पाने के कारण कई बार दंपत्ति बच्चे को गोद नहीं ले पाते हैं। और इसके अलावा यदि कोई महिला किसी को गोद लेती है तो नियम अलग है, और अगर पुरुष किसी को गोद लेता है तो उसके लिए भी नियम अलग है। हिंदू कानून के तहत गोद लेने की अलग प्रक्रिया है। हिंदू यानी धर्म से हिंदू में वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्मो, प्रार्थना या आर्य समाज या बुद्ध, जैन और सिख आते हैं। ऐसे व्यक्ति जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं, वो भी हिंदू माने जाते हैं। इसमें हिंदू, बुद्ध, जैन या सिख धर्म वाले माता पिता की वैध या अवैध संतान भी शामिल है। गोद किसी को भी लिया जा सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। साथ ही गोद लेने वाला भी पुरुष या स्त्री कोई भी हो सकता है। जो व्यक्ति किसी बच्चे को गोद ले रहा है उसके पास इतनी क्षमता और अधिकार होना चाहिए कि वो उसका पालन पोषण कर सके। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। गोद लेने पर ज्यादा कानूनी जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगर आपका गोद लेने से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। गोद लेने से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप हमारे नंबर्स पर फोन कर सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ से राय मशवरा कर सकते हैं। फोन नंबर्स हैं 01206127 6127 चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले ऋषिपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जुलाई 2021 में संसद ने किशोर न्याय देखभाल और संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था। संक्षिप्त में क्या है गोद लेने का नया कानून? देखिए वक्ता, इससे पहले जो गोद लेने के नियम थे उन नियमों में काफी सारे नियम ऐसे थे जो आपस में जो इंटरचेंजिंग होती, जिनकी वजह से बहुत सारी भ्रांतियां पैदा होती थी। दूसरी बात, समय लगातार जाते जाते बहुत सारी ऐसी समय भी आया कि जब जो गोद लिए बच्चे हैं उनके जो गोद लेने का जो नियम है उनसे जो बच्चों का जो भरण पोषण, पालन पोषण है वो ढंग से नहीं हो रहा। उसके बाद लगातार हम ये देख रहे हैं, समाज में परिवर्तन देख रहे हैं। समाज में ये देख रहे हैं बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो जो पहले जो कॉन्सेप्ट जो गोद लेने का ऐसे था कि एक माता पिता है और एक दूसरे माता पिता है और एक माता पिता अपने बच्चे गोद ले रहे हैं। और लेकिन समाज में लगातार जो परिवर्तन आते तो हमने देख रहे कि गोद लेने की जो परंपरा है, तरीके हैं और उनका व्यवहार है, बहुत बदलता गया। तो इसके लिए इस नए नियम को लाया गया। इस नए नियम को लाने के लिए जो अडॉप्शन का जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा ऐसा प्रभावी बनाया गया जिससे कि विशेष तौर पे जो किशोर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो जब गोद लिए जाते हैं और गोद लेने के बाद की जो प्रक्रिया है और गोद देने की प्रक्रिया है उसको ऐसा पारदर्शी और ऐसा मजबूत बनाया जाए जिससे कि मुख्य रूप से जो बच्चे हैं जिनको गोद दिया जा रहा है उनका जो भरण पोषण है, उनका पालन पोषण है वो ठीक ढंग से हो। आप भी लगातार देख रहे हैं पिछले कुछ समय से जो और बहुत सारे ऐसे जो किशोर है जो लगातार क्राइम के अंदर, सेक्स के अंदर और बहुत सारी चीजों में लगातार लिप्त रहे हैं और लगातार जो किशोर भी अपराध की तरफ बढ़ते गए। तो ये सारी चीजें जो अपने आप को संसद में सोचा कि इस समय इस नियम में बदलाव लाया जाए और अच्छे तरीके से इसको नियम को बनाया जाए और कोशिश की जाए कि जो कानूनी प्रक्रिया से अलग होकर एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है। इसलिए सबसे बड़ी इसमें दो बहुत विशेष बातें थी कि इसमें जो पहले कोर्ट के द्वारा अडॉप्शन का प्रोसीजर था वो उसको अब जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया गया है कि ये जो एग्जीक्यूटिव वर्क है ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखे। जब भी किसी, मान लीजिए किसी अनाथालय से या कहीं से बच्चे गोद दिया जाना है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि वो जो व्यक्ति मान लीजिए चाहता है, जो पुरुष या महिला चाहते हैं किसी बच्चे गोद लेना चाहते हैं, अब उनकी जो पूरी कार्यविधि की जो जांच करनी है वो निश्चित तौर पे जो न्याय व्यवस्था है वो तो नहीं कर पाएगी। तो उनको ये देखना कि वो जो व्यक्ति गोद ले रहा है वो गोद लेने के काबिल है या नहीं है, उसका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है। तो और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और इसके अंदर है वो थी
CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उसको जो पावर दी गई है, उसको जो काम सौंपा गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये देखे कि जो बच्चे हैं जिनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है, वो कैसे इस समाज में दोबारा से जुड़ सकते हैं। तो ये इस नियम के दो विशेष बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जी ऋषिपाल जी, गोद लेने का नया कानून क्या है, ये आपने बहुत अच्छे से समझाया। आपसे जानना चाहेंगे गोद लेने की प्रक्रिया के जो 5 चरण होते हैं वो क्या हैं? देखिए, गोद जब भी मान लो कोई व्यक्ति गोद लेना चाहता है किसी भी बच्चे को, तो सबसे पहले तो उसको अपना पंजीकरण कराना होता है कि भाई मैं एक बच्चे को गोद लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है वो ये जांच कराता है कि जो व्यक्ति गोद लेने वाला है क्या वो गोद लेने की सारी प्रक्रियाओं को, सारे नियम शर्तों को पूरा करता है या नहीं करता जी। यानी उसकी जांच होती है कि वो अगर मान लीजिए किसी एफिडेविट दिया है कि मैं हिंदू हूँ और मेरी स्त्री भी हिंदू है, हम दोनों की शादी हो चुकी है, हमारे डॉक्यूमेंट है, हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है, तो सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जमा होते हैं। वो जमा होने के बाद सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो और डॉक्यूमेंट जो उसके जाते हैं वो होते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसकी जांच कराता है। जांच कराने के बाद फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये देखना है कि आपका मन है किसी भी स्त्री का, पुरुष का, कि आपको किसको गोद लेना है। बच्चे मतलब लड़के को लेना है, लड़की को लेना है, कितने साल के बच्चे को लेना है, फिर उसका चयन होता है। फिर ये सारी चयन करने के बाद जो है फिर एक काउंसलिंग होती है कि बच्चे की काउंसलिंग होगी, पेरेंट्स की काउंसलिंग होगी, जिससे कि ऐसा नहीं है, अब जैसे समाज समझता है, कानून समझता है कि बच्चा कोई ऐसा नहीं है कि आप जाओ और जैसे मर्जी किसी बच्चे को गोद ले लो और बच्चा चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि सपोज किसी को उत्तर भारत का कोई दंपति है और कोई दक्षिण भारत का मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई और ऐसी जो समाज मिल ही नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है, काउंसलिंग बहुत जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अब जो नई उसमें पावर दी गई, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग की जाती है दोनों पेरेंट्स की भी, बच्चे की, और उसके बाद भी फॉलो अप किया जाता है कि बच्चे को जो रखा जा रहा है वो किस तरह रखा जा रहा है। तो ये कई चरणों में ये जो गोद देने का प्रोसीजर है, इसको लगातार वॉच किया जाता है। ये प्रोसीजर जो अपने आप में एक है जो हम बच्चे को किसी अनाथालय से या ऐसी संस्था से गोद देते हैं। एक अलग प्रोसीजर है जिसके अंदर मान लीजिए हम किसी जो जानकार है उससे बच्चा गोद देते हैं। तो अलग अलग प्रोसीजर को जो है फॉलो किया जाता है। जी ऋषिपाल जी, हिंदू कानून के तहत वैध गोद लेने की शर्तें क्या हैं? क्योंकि अगर किसी को भी गोद लेना होगा तो उसके लिए कुछ नियम, कायदे, कानून होंगे, शर्तें होंगी, वो आपसे जानना चाहेंगे। निश्चित तौर पे यही तो देखना है, कानून यही देखता है कि अगर मान लीजिए कोई स्त्री कोई पुरुष अगर वो गोद लेना चाहता है, किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है, तो वो क्या सारी शर्तों को पूरा करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी मान लीजिए कोई स्त्री और पुरुष, ऐसा नहीं है कि वो पति पत्नी ही कोई दाम्पत्य ही गोद ले सकते हैं। एक अकेला पुरुष भी किसी को गोद ले सकता है, अकेली महिला भी गोद ले सकती है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। जी। मान लीजिए कोई पुरुष किसी बच्ची को गोद लेना चाहता है, तो उसमें सबसे बड़ी शर्त तो एक ये है कि उस पुरुष का उस जो बच्ची को गोद ले रहा है उसके अंदर कम से कम 21 साल का अंतर होना चाहिए, जिससे कि उसका जो आशय है वो यही है कि जिससे कि उस बच्चे का जो है किसी भी तरह से ऐसी संभावना ना हो कि उसका किसी तरह शोषण हो सके। जी। ऐसा ही स्त्री के उस मामले में अगर कोई स्त्री किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है, किसी मतलब बॉय को गोद लेना चाहती है, लड़के को, तो उसकी उम्र के अंदर भी 21 साल का अंतर होना चाहिए। जी। इसके अलावा जो और जो शर्तें जो होती है, जैसे मान लीजिए उनको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और समाज के अंदर अगर मान लीजिए पति पत्नी है तो वो उसके अंदर भी सामान्यतः ये कोशिश की जाती है कि अगर मान लो पत्नी गोद लेना चाहिए तो पति की सहमति भी होनी चाहिए। या मान लीजिए अगर आप गोद लेना चाहते हैं, आपको ऑलरेडी एक बेटा है और दूसरा बेटा गोद लेना चाहते, तो इस तरह बहुत सारे नियम है जो केवल उनका आशय यही है कि जो बच्चा गोद दिया जा रहा है या गोद देने जा रहा है उसका जो भरण पोषण है, उसका पालन है, उसकी जो बाकी सामाजिक संरचना है, उसमें वो अच्छी तरीके से कार्य कर सके, और माता पिता भी समझ सके कि हमने जो बच्चा गोद दिया है वो आने वाले समय में उनके लिए एक अपने बेटे और बेटी की तरह कार्य। जी ऋषि जी, अभी आपने कहा कि अगर किसी पत्नी को या किसी को अगर स्त्री को गोद लेना है तो उसे अपने पति की सहमति की जरूरत होगी, तो क्या एक हिंदू पत्नी अपने पति की सहमति के बिना पुत्र को गोद ले सकती है? क्या प्रक्रिया होगी? क्या पिता के नाम के बगैर गोद लिया जा सकता है? देखिए, आजकल एक सिंगल जो पेरेंट्स ऑर्डर एक नया प्रचलन चला है, सिंगल पेरेंट्स भी बच्चे गोद दे सकता है। या मान लीजिए
एक ब्याहता स्त्री भी गोद ले सकती है। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति है कि उसके पति को उसके पति मानसिक रूप से सहमति देने के काबिल नहीं है, जी। या उसके पति ने मान लीजिए संसार छोड़ने का मतलब है संन्यास ले लिया है, ठीक है, या वो तलाकशुदा हो गई है, या वो विधवा हो गई, तो ये दो अलग स्थिति है। लेकिन पहली स्थिति वो है कि उसका पति है और पति होते हुए भी उसको ये वो चाहती है कि बच्चे को गोद ले। तो वो दो स्थिति हो सकती है, या तो वो मानसिक रूप से काबिल नहीं है कि वो अपनी सहमति दे सके, और या दूसरा मैंने जो आपको बताया उससे संसार, वो भी वही वाली स्थिति है। और तीसरी और चौथी स्थिति बताइए कि जिसमें वो सिंगल पेरेंट्स है, तब उसको अधिकार है कि वो किसी बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन तब भी कंडीशन जो आपको बताई गई कंडीशन वही है कि उसका जो उम्र का जो डिफरेंस है वो कम से कम 21 साल होना चाहिए। जी ऋषि जी, अवयस्क के अभिभावक बच्चे को कब गोद ले सकते हैं, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, कोई सबसे पहले तो अगर किसी भी बच्चे को गोद दिया जा रहा है, उसका संभावित रूप से वो अभी समझ लीजिए 18 साल से कम उम्र का बच्चा है। अब कम उम्र का बच्चा है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात आती है कि उसकी सहमति को कैसे निर्धारित किया जाएगा। जी। तो अगर किसी अवयस्क को, अगर मान लीजिए कोई बालिग नहीं है, उसको गोद दिया जा रहा है, तो उसकी संभावनाएं पैदा होती है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन से कारण है जिससे कि इस बच्चे को गोद दिया जा सकता है। वो जो अवयस्क है, अगर मान लीजिए उस अवयस्क के अगर किसी बच्चे को गोद दिया जा रहा है, तो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी कंसर्न दे कौन। तो इसीलिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास एक पावर दी गई है कि वहां पर इस पिटीशन को लगाया जाता है, इसकी पूरी हेयरिंग होती है, इवन इस पर प्रोसीजर, इसकी अपील भी हो सकती है। तो इन सारी प्रोसीजर्स को पूरा करने के बाद ही बच्चे को गोद दिया जाता है। जी ऋषि जी, कानूनी रूप से अगर बात की जाए तो ऐसे कौन लोग हैं जो बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर मान लीजिए कोई स्त्री है और उसका पति है उसके साथ और पति की सहमति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई स्त्री किसी बच्चे को गोद नहीं दे सकती। ऐसी स्थिति पति के साथ भी है। अगर मान लीजिए कोई स्त्री किसी बच्चे को गोद देना चाहती है और उसकी उम्र में और बच्चे की उम्र में अगर 21 साल से कम का अंतर है तो गोद नहीं ले सकती। अगर अब इन सारे नियमों को बहुत ध्यान से देखेंगे, तो सारे नियमों का जो आधार मेन होता है वो यही होता है कि जो मेन जो कंसर्न है वो बच्चे का भविष्य है, कि बच्चे को इस तरह भविष्य को देखा जाए कि उसकी अच्छे से अपब्रिंगिंग हो सके, ये मेन ध्यान रखा जाए। जी ऋषि जी, क्या अडॉप्शन डीड को चुनौती दी जा सकती है? देखिए, अडॉप्शन डीड वक्त जी बिल्कुल ऐसी होती है जैसे सामान्य कोई और डीड होती है। सामान्यतः जब अडॉप्शन की जो प्रक्रिया है, गोद की प्रक्रिया पूरी हो गई है, मान लीजिए जो माता पिता जिनको बच्चा देना है उन्होंने बिना किसी दबाव के बच्चा दिया, लेने वाले ने भी बिना किसी दबाव के बच्चा लिया और सारी कंडीशन पूरी हो गई और वो अडॉप्शन डीड रजिस्टर्ड हो गई है, तो वो अडॉप्शन डीड हमेशा हमेशा के लिए फाइनल हो जाती है। उसको फिर अगर एक पिता कि वो जिसने मान लीजिए बच्चे को अडॉप्शन दिया है या जिसने लिया है, वो उसको रद्द नहीं करा सकता, वो कभी भी रद्द नहीं होगा, ऐसा माना जाएगा वो उनका ही बच्चा है। लेकिन बहुत सी कंडीशन ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये महसूस होता है या ये पता लगता है कि जिस समय बच्चे को अडॉप्ट किया गया या अडॉप्शन दिया गया, उस समय जो कंडीशन थी, जो अडॉप्शन लॉ में जो कंडीशन दी गई है, उन कंडीशन का वायलेशन हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पति से सहमति नहीं हुई और वो जो सहमति का जो लेटर दिया गया है और जो डॉक्यूमेंट दिया गया वो फोर्स था, या मान लीजिए जो एज का डिफरेंस था, वो एज के डिफरेंस का डॉक्यूमेंट दिया गया वो फोर्स था। अगर ये साबित होता है कि वो डॉक्यूमेंट जो दिए गए थे वो डॉक्यूमेंट जाली थे, तो केवल उसी स्थिति के अंदर जो है वो जो गोदनामा होता है या अडॉप्शन डीड होती है वो चैलेंज हो सकती है। और एक बात कि उसको चैलेंज भी हर आदमी नहीं कर सकता, केवल वो माता पिता जिन्होंने उसको लिया है या उसको दिया है, केवल वही चैलेंज कर सकते हैं और थर्ड आदमी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। ऋषि जी, क्या गोद लेने से जाति बदल सकती है? देखिए, गोद लेने का अर्थ अगर एक माता पिता एक बच्चे को ले लेते हैं तो जिस समय वो गोद ले लेते हैं तो उस समय कानूनी रूप से सारे के सारे हक जो होते हैं उस बच्चे के पैदा हो जाते हैं। जब सारे कानूनी हक पैदा हो जाते हैं तो जिस जाति में वो गोद दिया जाता है उसके बाद वो उसी जाति का कहलाया जाता है और सारे जो उसके कर्तव्य हैं या सारे अधिकार हैं तो सारे के सारे अधिकार और सारे के सारे कर्तव्य उसके साथ जुड़ जाते हैं। लिहाजा जो जाति उन जिस माता पिता ने उसको गोद दिया है उनकी जो जाति है वही जाति उस बच्चे की मानी जाती है। जी ऋषि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गोद लेना शून्य या अवैध कब हो जाता है?
देखिए, शून्य का मतलब है कि आपने गोदनामा आपने गोद लिया, हम्म। और गोद लेने की जो कंडीशन थी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जी। जो कंडीशन थी, जैसे मान लीजिए पति से सहमति लेनी थी, हाँ। और पति को पता ही नहीं है, और आपने जाली किसी ने सिग्नेचर बना के उसकी कंसेंट दे दी, या मान लीजिए जो एज का डिफरेंस था वो एज का डिफरेंस दे दिया, या उसने ये लिख के दे दिया कि मेरा पति जो है मतलब मानसिक रूप से बीमार है, वो सहमति दे नहीं सकता था, लेकिन उसका पति ठीक था। अगर ऐसे पता लगता है, यानी जो बेसिक कंडीशन होती है, अगर बेसिक कंडीशन के अंदर किसी तरह का वायलेशन होता है, तो वो ऐसा माना जाता है कि जो अडॉप्शन डीड है वो शून्य है, यानी कि जी। वो उसकी कंडीशन फुलफिल हुई, और उसको रद्द माना जाएगा अगर कोई पार्टी उसको चैलेंज करती है। जी ऋषि जी, गोद लेने के आदेश का विरोध कौन कर सकता है, किस आधार पर विरोध किया जा सकता है? देखिए, वही बात है ना, पहली बात तो गोद लेने के जो गोद लेने की प्रक्रिया है वो दो व्यक्ति के बीच में है। एक इधर वाले माता पिता है, उधर एक दूसरी तरफ के माता पिता। ठीक है। केवल इन दोनों को यह अधिकार है कि दोनों माता पिता इस बात को चैलेंज कर सकते हैं कि जो कंडीशन एज पर लॉ प्रिस्क्राइब कंडीशन थी, उन कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया, या उनको फुलफिल ना करने में जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे वो डॉक्यूमेंट फोर्ज थे, जाली थे, या उनकी सहमति जो है वो किसी भी तरीके से दबाव में ली गई थी। क्योंकि जब भी हम एफिडेविट देते तो लिखते हैं कि जो सहमति दी जा रही है बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के है, या ये साबित होता है कि इसको बच्चे को गोद देने में जो है किसी तरह पैसे का लेन देन हुआ था। कोई भी कंडीशन ऐसी होती है जो प्रिस्क्राइब लॉ से अलग होती है, तो ऐसी स्थिति में जो है उसको रद्द कराने के लिए कोई पार्टी जो अपील कर सकती है। जी, किसी बच्चे को गोद लेने के लिए उपलब्ध कैसे घोषित किया जाता है? देखिए, किसी बच्चे को जैसे कैसे कोई बच्चा उपलब्ध है, अगर जो भी प्रोविजन एज पर लॉ है, अगर एज पर लॉ सारे के सारे प्रोविजन अगर फुलफिल होते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि बच्चा जो है गोद लेने के लिए उपलब्ध है। अगर कोई भी वायलेशन होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल है, कोई बच्चा ऑलरेडी अडॉप्टेड है, अब अडॉप्टेड बच्चे को ही कोशिश कर रहे हैं उसके दूसरे माता पिता उसको अडॉप्ट करने की, तो वो उपलब्ध नहीं माना जाएगा। तो जो बेसिक कंडीशंस है, वो बेसिक कंडीशंस को अगर कोई भी अडॉप्शन के अंदर वो पूरी करके, तभी हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चा अडॉप्शन के लिए इस समय अवेलेबल है। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो हम उस बच्चे को अडॉप्शन के लिए अवेलेबल नहीं मानते। जी, ऋषिपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय से जुड़ी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।